ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और आज फिर हम शुरू करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 7, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है? सबसे पहले पोजीशन देखिए। तो आपके पास दो किडनी है और किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड लगी होती है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये इसकी पोजीशन हो गई। अब दो किडनी है तो आपके दो एड्रिनल ग्लैंड हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये एड्रिनल। जब हम इस एड्रिनल को देखते हैं, थोड़ा सा कट करके देखते हैं, तो मालूम चलता है कि इसका जो ये बाहर वाला हिस्सा है ये कुछ अलग कलर का है और अंदर से कुछ अलग कलर का है। और जब कभी भी हम बात करते हैं तो अंदर हम हमेशा नाम रखते हैं मेडुला और बाहर का नाम हम लोग रखते हैं कॉर्टेक्स। तो ठीक ऐसे ही इसके अंदर ये मेडुला पोर्शन है और ये वाला इसका कॉर्टेक्स पोर्शन है। तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड के दो इसके पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एड्रिनल, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स को जब हमें देखते हैं तो कॉर्टेक्स में एक्चुअल में 3 लेयर यहाँ दिखाई देती है हमको। यहाँ पे सबसे एक बाहर वाली लेयर है इस तरह से, और फिर एक लेयर और है। तो इस तरह से हमको यहाँ 3 लेयर दिखाई दे रही है एक एड्रिनल ग्लैंड में। देखिए ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है कॉर्टेक्स की, और ये बीच वाली लेयर है। ये अंदर कौन है? ये मेडुला है। तो सबसे पहले तो एड्रिनल ग्लैंड में इन तीनों लेयर के नाम याद करने हैं जो कॉर्टेक्स के अंदर होती हैं। 3 लेयर्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका नाम याद करो। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है सबसे बाहर वाली, इसे हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। बस केवल नाम याद करने हैं, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो बीच वाली लेयर है आपकी मिडिल लेयर, इसे हम बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा। और सबसे अंदर की लेयर जो है, जस्ट मेडुला के बाहर वाली जो लेयर है, उसे बोलते हैं जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस। तो 3 लेयर हैं हमारे कॉर्टेक्स के अंदर, और इन 3 लेयर से 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। 3 लेयर हैं तो 3 ही हार्मोन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। और जो मेडुला है, मेडुला से एक्चुअल में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक एक हार्मोन को हम पढ़ते जाएंगे और इनके फंक्शन समझते जाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये मेडुला के 2 हार्मोन को पहले पढ़ते हैं जो अंदर यहाँ पर, यहाँ जो सेल हैं वो सेल ये बनाती हैं और वो यहाँ से सीक्रेट होता है मेडुला से। तो मेडुला के 2 हार्मोन के नाम पहले याद कर लीजिए। पहले हार्मोन को बोलते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन, ठीक है। और दूसरा हार्मोन जो है उसे हम बोलते हैं नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन। अब तो ये नाम आपको याद हो ही गए होंगे, एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन, 2 हार्मोन कहां से निकल रहे? मेडुला से। ये दोनों हार्मोन जो है, तो एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन हार्मोन को अलग नाम से भी जाना जाता है। एड्रीनेलिन को हम कहते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, और नॉर एड्रीनेलिन को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। एक ही बात है ये, नॉर एपिनेफ्रिन। तो चाहे आप एड्रीनेलिन हार्मोन बोलो या नॉर एड्रीनेलिन बोलो या फिर एपिनेफ्रिन बोलो या नॉर एपिनेफ्रिन बोलो, एक्चुअली ये 2 हार्मोन हैं जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से रिलीज होते हैं।
और इन दोनों हार्मोन को हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इनको क्या नाम दिया गया? इमरजेंसी हार्मोन। ऐसा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही सीक्रेट होते हैं। जब कोई अचानक एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है, अचानक से हम कुछ सुनते हैं या कोई एकदम एक्सीडेंट होते होते बचा है, या मान लीजिए कुछ बड़ी घटना होते होते जस्ट अभी बचा है, उस वक्त ये हार्मोन रिलीज होते हैं। मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं, अचानक से सामने से शेर आ जाए, तो ये हार्मोन आपके तुरंत सीक्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्सीडेंटल सिचुएशन से आपके बॉडी को तैयार करेगा कि आप या तो फाइट करो सिचुएशन से या फिर आप फ्लाइट करो। क्योंकि शेर सामने आ चुका है, सिचुएशन आ चुकी है, अब या तो शेर से लड़ जाओ, नहीं तो इतना तेज भागो कि शेर भी आपको ना पकड़ पाए। तो उस वक्त आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, आपकी बॉडी को एकदम अलर्ट होने की जरूरत होती है। इतना अलर्ट होना है, इतना तेज दौड़ना है, इतना बैलेंस के साथ दौड़ना है, पूरे होशो हवास में, और मोर एनर्जेटिक सिचुएशन आपकी बॉडी को होना है। तो पूरी बॉडी एकदम तैयार होना चाहिए, और वो बॉडी को तैयार करते हैं ये दोनों हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। दोनों हार्मोन मिलकर काम करते हैं। एक्चुअली एड्रेनलिन आपके बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है। एड्रेनलिन हार्मोन आपके बॉडी को चूंकि फाइट करना है या फ्लाइट करना है, आपके बॉडी को एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है। पूरे मसल्स का काम करना है, पूरे हार्ट को काम करना है, पूरे लंग्स को काम करना है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज होना है, ये सभी काम एड्रेनलिन करेगा। और नॉर एड्रेनलिन कहीं ना कहीं अलर्टनेस को बढ़ाएगा, ताकि आप पूरे होश और हवास में बहुत ही फास्ट क्विक डिसीजन लेते हुए आगे दौड़ते जाएं, बैलेंस बनाते हुए। अलर्टनेस बढ़ाता है नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। एक्चुअली ये दोनों हार्मोन मिलकर ही काम करते हैं, और आपकी बॉडी को विद इन बहुत कम समय में आपको फाइट और फ्लाइट करने के लिए पूरी बॉडी को तैयार कर देते हैं। इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन बोला गया। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ये दोनों आपके अलर्टनेस बढ़ाते हैं, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, आंख आपकी ज्यादा तेज खुल जाएंगी, दिमाग बहुत तेज चलेगा, हार्ट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ेगी, सांस बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी को बहुत ऑक्सीजन रिलीज होगी इन हार्मोन्स के कारण। तो केवल कब रिलीज होंगे? जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी। ये आपको थोड़ा याद रखना है, इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट के हार्मोन इनको बोलते हैं। एक और आता है लाइफ सेविंग हार्मोन। हम कई बार ये भूल जाते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन हम इनको ही समझ बैठते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को, जबकि लाइफ सेविंग हार्मोन ये नहीं है। लाइफ सेविंग हार्मोन है जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं। मैंने आपको बताया था कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3। उन 3 हार्मोन में 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। अगली बात उन्हीं के बारे में करने वाले हैं। तो लाइफ सेविंग हार्मोन अलग है और इमरजेंसी हार्मोन अलग है, लेकिन ये दोनों हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन आपको समझ में आया। ओनली ड्यूरिंग द एक्सीडेंटल सिचुएशन दे विल रिलीज एंड दे विल प्रिपेयर योर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। या तो सिचुएशन से भागो, नहीं तो सिचुएशन से लड़ो, इसके लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कॉर्टेक्स के। जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, these are the layers of the cortex and they release 3 types of hormone। देखते हैं क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहला हार्मोन अगर हम बात करते हैं, तो ये हार्मोन कुछ ऐसे हैं जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए कॉर्टेक्स के इन हार्मोन को हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन हार्मोन को बोला जाता है
जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, एड्रिनल के कॉर्टेक्स से निकलते हैं। पहला हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी का है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं कॉर्टेक्स से जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। Cortisol is a type of glucocorticoid which secrete from the adrenal cortex and its function to regulate the glucose metabolism. कॉर्टिसोल जैसे मैंने बताया ना, ऑक्सिन में जैसे इंडोल एसिटिक एसिड वो एक ऑक्सिन कैटेगरी का हार्मोन है, ऐसे ही कॉर्टिसोल अपने आप में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी का हार्मोन है। नाम याद होना है कॉर्टिसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? एक्चुअली ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाएगा आपकी बॉडी में, हाँ, और कहीं ना कहीं ग्लूकोज जब बढ़ेगा, आपकी बॉडी तैयार हो गई है फाइट और फ्लाइट करने के लिए, तो बॉडी को बहुत सारा ग्लूकोज भी चाहिए। तो ग्लूकोज कौन दिलवाएगा? कॉर्टिसोल दिलवाएगा। कहां से दिलवाएगा? बॉडी में जहां स्टोरेज है ग्लूकोज वहां से दिलवाएगा। ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल की बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है, वहां से दिलवाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, एक्चुअली ये अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। खास तौर पे ये जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल अगर इसका लेवल बढ़ता है उस वक्त आपके बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए एक सवाल बहुत आता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो किसी दूसरे के ऑर्गन को किसी दूसरी बॉडी में हम शिफ्ट करते हैं, और अगर जिस व्यक्ति को वो ऑर्गन शिफ्ट कर रहे हैं उसकी बॉडी ने अगर उस फॉरेनर ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपका फेल हो जाएगा। रिजेक्शन नहीं होना है, इसीलिए जो पेशेंट होता है उसको हम कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाते हैं, कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर पाए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान किस हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऐसा करके सवाल पूछा जाता है। आपको याद रहना है उस वक्त कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाते हैं। कॉर्टिसोल क्या होता है? वो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको डाउन कर देता है और वो आदमी दूसरे ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाता, धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इम्यूनिटी कम करता है कॉर्टिसोल। अभी तो सर इम्यूनिटी बढ़ाने का टाइम है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, लेकिन कॉर्टिसोल कम करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा जो हार्मोन यहां से निकलता है कॉर्टेक्स का, वो हमारा वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स जो हमारे बॉडी में है, ब्लड में है, बॉडी फ्लूइड में है, उसकी कंसंट्रेशन को, डेंसिटी को मेंटेन करता है। मैंने बताया ना हमारे बॉडी में एक फिक्स कंसंट्रेशन का फ्लूइड होना चाहिए, ज्यादा भी होता है तो प्रॉब्लम, कम होता है तो भी प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं वाटर और मिनरल्स को बैलेंस में बनाए रखने के लिए अगला जो हार्मोन है कॉर्टेक्स का उसको बोलते हैं हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरल्स के लिए जिम्मेदार है ना, इसलिए उसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड क्यों बोला? क्योंकि कॉर्टेक्स पार्ट से निकल रहा है। इसको ग्लूको क्यों बोला? क्योंकि ग्लूकोज से रिलेटेड है। इसको मिनरेलो क्यों बोला? क्योंकि ये मिनरल्स से रिलेटेड है, वाटर और मिनरल्स को रेगुलेट करता है। क्योंकि उस एक्सीडेंटल सिचुएशन में आपके बॉडी के फ्लूइड को लगातार सर्कुलेट करना है। उस वक्त आपका आयोनिक बैलेंस भी ठीक रहना चाहिए। अगर आयोनिक बैलेंस गड़बड़ा गया है, ग्लूकोज का लेवल कम ज्यादा हो गया, तो अचानक से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है उस इमरजेंसी सिचुएशन में। तो उस वक्त ये हार्मोन आपको कहीं ना कहीं इस पूरी समस्या से बचाते हैं। इसलिए इन दोनों को ही हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। लाइफ सेविंग हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं और दोनों को बोलते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एक इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है उसका नाम याद रखिए, उसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज एन हार्मोन
रिलेटेड विद द मिनरल रेगुलेशन, मिनरल एंड वाटर रेगुलेशन, इसीलिए इनको बोला गया मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इसको बोला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन हैं और दोनों ही लाइफ सेविंग हार्मोन है। अगर मान लीजिए लाइफ सेविंग हार्मोन का एक क्वेश्चन आए और ऑप्शन में ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, एल्डोस्टेरोन भी मिला और कॉर्टिसोल भी मिला, तब किसको चुनेंगे? तब फिर आप कॉर्टिसोल को चुनिएगा। कॉर्टिसोल क्यों? क्योंकि मेन तो ग्लूकोज लेवल होना जरूरी है उस वक्त बॉडी में। हालांकि ये भी लाइफ सेविंग हार्मोन है, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन सामने आ गए तो फिर हमको कॉर्टिसोल को चुनना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? लाइफ सेविंग हार्मोन कहां से निकलते? कॉर्टेक्स से निकलते हैं। और इमरजेंसी हार्मोन कहां से निकलते हैं? वो मेडुला से निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या है? ये कॉर्टिसोल है और एल्डोस्टेरोन है। अब आप मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एल्डो एल्डो मतलब एल्डिहाइड कीटोन, कुछ ना कुछ मिनरल्स से रिलेटेड कर लीजिएगा। और कॉर्टिसोल आपको याद भी रहेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन है कॉर्टिसोल और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का मेन है एल्डोस्टेरोन। इनके अलावा और भी हार्मोन है। मैंने बोला 3 हार्मोन निकलते हैं, तीसरा कौन सा है? एक्चुअली तीसरा हार्मोन यहाँ से थोड़ा सा निकलता है, उसका कोई खास रोल नहीं है। उनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं और एक्चुअली वो टेस्टिस और ओवरी से ही निकलते हैं। फिर भी यहाँ पे आप थोड़ा सा डाल सकते हैं तीसरा हार्मोन, उन्हें हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स एक्चुअली वो टेस्टिस और ओवरी से ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी एंड्रोजन भी रिलीज होता है और इसका यहाँ पे कोई खास फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निकलता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड से भी एंड्रोजन निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका, मुझे लगता है कि एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पूरे 5 हार्मोन बता दिए। पांचों हार्मोन को एक बार रिवाइज कर लीजिए। मेडुला से निकलते हैं आपके एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिनको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। और मेडुला से निकलते हैं खासतौर पे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला हम बात करेंगे ग्लैंड नंबर 8, दैट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात क्या है कि इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड ऐसी है जो एक्सोक्राइन के रूप में भी काम करती है और एंडोक्राइन के रूप में भी काम करती है। मतलब ये एंजाइम भी रिलीज करती है और ये हार्मोन भी रिलीज करती है। फिलहाल हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, हमारा ध्यान यहां रहेगा। जब हम डाइजेशन की बात करते थे तो हमारा ध्यान यहां था, एंजाइम। पैंक्रियास से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं हमने ये बात किया था। अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जहां से ट्रेस अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और सीधे ब्लड में रिलीज होते हैं, डक्टलेस होते हैं। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस होती है। इनका जो सीक्रेशन होता है एक्सोक्राइन का, वो विद द हेल्प ऑफ डक्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है और उनसे कई अलग अलग चीज सीक्रेट होती है। कहीं बाइल जूस हो रहा है, कहीं एंजाइम्स हो रहे हैं, कहीं सलाइवा हो रहा है, कहीं स्वेट हो रहा है। तो एक्सोक्राइन तो कई है। एंडोक्राइन हमेशा हार्मोन निकालती है और डक्टलेस होती है, सीधा ब्लड में रिलीज करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो पैंक्रियाज कहाँ है? ये आपका हो गया स्टोमक, और स्टोमक के बाद एक यू शेप का डिडोनियम आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है तो यू शेप बनता है पहले, यू शेप। और इस यू शेप में यहाँ पर एक जो डक्ट होती है, इस डक्ट में यहाँ पर ये ग्लैंड्स मौजूद होती है। ये पैंक्रियाज है। और इधर आपका लीवर है, लीवर का गॉल ब्लैडर से यहाँ पे बाइल जूस कलेक्ट होता है और ये भी इसी में आके खुलता है। इस तरह से मैं आपको कई बार समझाया हूं। तो ये तो आपका लीवर है और ये क्या है? ये आपका पैंक्रियाज है। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज में बहुत सारे सेल हैं जो एंजाइम्स बना रही हैं। खासतौर पे हमने बात किया था ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिनोजन के रूप में रिलीज होता है। हमने बात किया था लाइपेज, हमने बात किया था एमाइलेज। ये
एंजाइम्स भी निकालती है पैंक्रियाज ग्लैंड यहां से, और ये विद द हेल्प ऑफ डक्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम रिलीज होते हैं। तो डक्ट के रूप में ये आ रहा है ट्रांसफर होके, इसका मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जब हम पैंक्रियाज को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी छोटी 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 सेल की ग्रुप और हैं जो हार्मोन बनाते हैं। इस तरह के इसमें मिलियंस ऑफ लोकेशंस आर देयर विच आर मेकिंग हार्मोन्स आल्सो। ये छोटी छोटी लोकेशन है, इसमें एक ही पैंक्रियाज है हमारे पास और उसमें बहुत सारी ऐसी लोकेशन है। हम बोल रहे हैं 1 to 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन ऐसी लोकेशन है, ग्रुप ऑफ सेल हैं जहां पर हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। और इन लोकेशन में एक्चुअली अगर हम पूरे इसका सरफेस एरिया देखें पैंक्रियाज का, तो ये सभी सेल मिलाकर इस पूरे पैंक्रियाज का केवल 1 से 2% ही होता है। बाकी 98% तो क्या है, एंजाइम बनाने वाला। ये 98% तो एंजाइम बनाने वाला पार्ट है पैंक्रियाज का। केवल 1 से 2% है जो हार्मोन बनाता है, लेकिन वो एक ही जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है इसमें। और हर एक लोकेशन को बोलते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है। इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने इनको इनका फंक्शन सबसे पहले पहचाना कि आखिर ये क्या है, क्या करते हैं। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन द पैंक्रियाज। Actually, these are the locations where the hormones are prepared and released into the blood. यहाँ पे जो ब्लड जाएगा उस ब्लड में ये हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। यहाँ से ये हार्मोन सीधे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, कोई डक्ट से नहीं आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन द पैंक्रियाज। जब हमने इस आइलैंड को देखा, इसकी सेल को स्टडी किया, एक आइलैंड को मैंने मान लीजिए यहां से निकाल के थोड़ा देखा, तो इसके अंदर इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल थे। ये अलग अलग टाइप की सेल का एक ग्रुप हो गया, ये एक हो गया, अगला हो गया, ये एक दूसरा हो गया। इस तरह से ये अलग अलग लोकेशन पे मौजूद हैं। और जब हमने इन सेल को देखा तो एक्चुअली इसमें 3 टाइप ऑफ सेल मौजूद थी। 3 टाइप ऑफ सेल। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल होती हैं। यहां पे जो मैंने डॉट लगाया ना, यहां पे एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल हैं, और ये इसमें 3 तरह की सेल यहां पे मौजूद हैं। एक को बोलते हैं अल्फा सेल, एक को बोलते हैं बीटा सेल, एक को बोलते हैं गामा सेल। अल्फा, बीटा, गामा, ये तो आपको याद है, जब किसी का नाम नहीं मालूम होता है तो उसको अल्फा, बीटा, गामा कह देते हैं। लैंगरहैंस ने भी उनको यही बोल दिया, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। कहां होती हैं, पैंक्रियाज में होती हैं। पैंक्रियाज में तो एंजाइम निकलते हैं, अरे भैया 2% वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम भी है, हार्मोन्स भी बनते हैं। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन बनाता है, और वहां होती हैं 3 तरह की सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। ठीक है, चलिए अब सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं वो मैं थोड़ा आपको बताता हूं। ये हो गया अल्फा सेल, ये हो गया बीटा सेल, और ये हो गया गामा सेल। देखिए गामा सेल से क्या बनता है, क्या रिलीज होता है, इसका तो हमें आज तक सही ढंग से पता नहीं चला, इसलिए इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं अभी। गामा सेल कोई खास नहीं है, कुछ पेप्टिक हार्मोन्स निकलते हैं, तो कोई खास इनका फंक्शन ही समझ में नहीं आया अभी तक। लेकिन अल्फा सेल और बीटा सेल से क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, वो हमको जानना है। ध्यान देना, ये आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, ये एक आइलैंड है। जैसे समुद्र में टापू होते हैं ना, ऐसे पूरे पैंक्रियाज में छोटे 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 ये ग्रुप ऑफ सेल हैं। अब ये मान लीजिए आपके अल्फा सेल है, ये मान लीजिए आपकी बीटा सेल है। ये 2 ही सेल ज्यादा होती हैं इसमें, अल्फा और बीटा। गामा तो बहुत कम होती है, ये भी एक आइडेंटिफाई हुई, लेकिन इसका फंक्शन नहीं मालूम सही ढंग से। अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है, ग्लूकेगॉन। और बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पैंक्रियाज की किस सेल से इंसुलिन रिलीज होता है।
ऑप्शन रहेगा अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, पेप्टिक सेल, फलान सेल, ढिकान सेल, कुछ भी बोलेगा वो। आंसर आएगा इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से और ग्लूकेगॉन निकलता है अल्फा सेल से। दोनों कहां होती है? आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस में होती हैं, पेंक्रियाज में होती हैं, और दोनों का काम जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, जस्ट अपोजिट फंक्शन है इनका। एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, एकदम अपोजिट काम करते हैं। ग्लूकेगॉन का काम है ग्लूकोज इंक्रीज करना और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज डिक्रीज करना। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, इंक्रीज कौन करेगा और डिक्रीज कौन करेगा। सवाल आता है सर कहां, किस जगह पे? हमेशा जब भी ऐसा आए आंसर आएगा ब्लड। हमने कैल्शियम में भी देखा था, ब्लड में अगर कोई ग्लूकोज बढ़ाए तो ग्लूकेगॉन का काम है, अगर ब्लड में कोई ग्लूकोज घटाए तो इंसुलिन का काम है। ब्लड में हमको देखना है लेवल ग्लूकोज का, अगर ग्लूकेगॉन रिलीज हुआ तो वो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा और अगर इंसुलिन रिलीज हुआ तो ब्लड में से ग्लूकोज को घटाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन बोलता है कि ब्लड में से ग्लूकोज चलो निकलो, कम करना है, यहां पे ब्लड में ग्लूकोज कम करना है। इंसुलिन ऐसे बोल रहा है, ग्लूकेगॉन बोल रहा है अरे तुम कौन होते कम करने वाले, मैं बढ़ाऊंगा। तो ग्लूकेगॉन बढ़ाता है, ना तो ये बढ़ा पाता है ना ये घटा पाता है। दोनों एक दूसरे से रिलीज होते रहते हैं, एक दूसरे को अपोजिट काम करते रहते हैं। अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन ज्यादा निकल जाएगा, अगर एकदम घट गया तो ग्लूकेगॉन ज्यादा निकल जाएगा। तो कभी भी ना बढ़ पाता है ना घट पाता है, बैलेंस में। जब तक आपके हार्मोन्स सही हैं तब तक आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हार्मोन्स आपके गड़बड़ा गए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में खतरनाक सिचुएशन होती है। हमारे ब्लड में 100 mg पर 100 ml ग्लूकोज होना चाहिए। 100 मिलीग्राम पर 100 ml ये ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में। ध्यान देना मिलीग्राम है, मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, मतलब 100 mg क्या है? 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, बस इतना सा ग्लूकोज होता है 100 ml में। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। सिचुएशन कब खराब होती है? अगर ये 150 mg हो गया, ग्लूकोज 150 चला गया तो ये हाइपर ग्लाइसीमिक हो गया। देखिए इस शब्द में बार बार इस्तेमाल करूंगा, हाइपर ग्लाइसीमिक। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिक, ग्लाइसीमिक का मतलब ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना हाइपर ग्लाइसीमिक। और ग्लूकोज का लेवल मान लीजिए 100 से घट के रह गया 70, तो ये हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिक। हाइपो और हाइपर शब्द यूज होते हैं। तो अगर ये आपको हाइपर और हाइपो समझ में आता है तो अब आप मुझे बता सकते हैं ग्लूकेगॉन कैसा हार्मोन है? ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये हाइपर करने वाला है। और इंसुलिन कैसा है? ये हाइपो करने वाला है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, ब्लड में एक ग्लूकोज बढ़ाता है एक घटाता है, और लगातार ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को रिसेप्टर सेल चेक करती रहती है और तुरंत पैंक्रियाज को मैसेज मिलता रहता है कि अभी क्या कंडीशन है ब्लड में ग्लूकोज की। रिसेप्टर सेल जगह जगह लगी हैं, आर्टरी, वेन, हार्ट, ब्रेन, सभी जगह लगे हैं, तो मैसेज तुरंत आता है पैंक्रियाज को। नर्वस सिस्टम वहां हेल्प कर रहा है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन बढ़ा देंगे ताकि वो डाउन कर दे। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया तो ग्लूकेगॉन बढ़ा देंगे ताकि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए।
सवाल ये आता है ग्लूकोज बढ़ाते घटाते कैसे हैं, तरीका क्या है, ये हार्मोन आखिर करते क्या है, ये ही चीज समझने वाली है, बाकी तो सब सिंपल है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लूकोज ब्लड में, ठीक है। और इंसुलिन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ग्लूकोज को ब्लड में। ये आपका हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया, ये आपका हाइपोग्लाइसेमिक हो गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ब्लड में ग्लूकोज कैसे तो बढ़ता है ग्लूकोज का लेवल, और घटता कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें थोड़ा समझाऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन निकले। सबसे पहले मैंने आपको, ध्यान कीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ाया था, और रेस्पिरेशन में मैंने बताया कि कैसे ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूट के पाइरुविक एसिड बनता है, और पाइरुविक एसिड टूटकर फिर CO2 और H2O बनता है, और हमको ATP मिलता है ETS में, ठीक है। तो ग्लूकोज का टूटना पाइरुविक एसिड में क्या नाम दिया था हमने, ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान देना, ग्लाइकोलाइसिस बोला था। ग्लाइको शब्द हमेशा ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और लाइसिस हमेशा होता है तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। किसी भी चीज को अगर तोड़ना है तो उसको लाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज टूटता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दूसरा शब्द है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है पहले बताओ। ग्लाइकोजन का मतलब होता है जब ग्लूकोज 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 आपस में जुड़ जाएं तब ग्लाइकोजन बनता है। स्टार्च भी ऐसे ही बनता है, स्टार्च प्लांट बनाते हैं, ग्लाइकोजन कौन बनाता है, एनिमल बनाते हैं। इसका मतलब ग्लाइकोजन अपने आप में कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसमें बहुत सारा ग्लूकोज मौजूद है। लीवर में बनता है ग्लाइकोजन, बहुत सारा ग्लूकोज स्टोर है ग्लाइकोजन के रूप में। अगर ग्लाइकोजन को तोड़ा जाए, अगर ग्लाइकोजन को तोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा। सिंपल है ना। अगर ग्लाइकोजन को तोड़ा जाए तो ग्लूकोज निकलेगा। अब तोड़ने को बोलते हैं लाइसिस। किसको तोड़ा, ग्लाइकोजन को तोड़ा, तो नाम रखेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को लाइसिस कर दिया, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पहले जब ग्लूकोज टूट रहा था तो क्या नाम दिया, ग्लाइकोलाइसिस। देखना, कंफ्यूजन दूर करना है। एक शब्द हो गया ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हो गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, वेरी गुड। अब अगला एक और शब्द समझाता हूं। अगर मान लीजिए ग्लाइकोज, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज टूटा और पाइरुविक एसिड बना, ठीक है। दूसरा मैंने बताया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें ग्लाइकोजन टूटेगा, और ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर ग्लाइकोजन टूटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, अगर यह सवाल उल्टा होता, मतलब अगर मान लीजिए ग्लूकोज आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन अगर बना ले,
अगर ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज बहुत सारा है और वो स्टोर होकर ग्लाइकोजन बना ले तो फिर इसको क्या बोलेंगे? बनाने को बोलते हैं हम जेनेसिस। बनाने को क्या बोलते हैं? जेनेसिस। तोड़ने को क्या बोलते हैं? लाइसिस। बस और कुछ नहीं है। तोड़ने को लाइसिस, बनाने को जेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोजेनेसिस। शब्द पकड़ने की कोशिश करना। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन, यहां तक ग्लाइकोजन नाम आपको दिख रहा है, ग्लाइकोजन, और एक्चुअली वो जेनेसिस इसमें मिक्स कर दिया है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब जब ग्लूकोज आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बनाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एक शब्द और बस समझाऊंगा, फिर आपका ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा। शब्द का नाम है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस होना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब कोई नई चीज से बनेगा, जेनेसिस मतलब बनना, जेनेसिस का मतलब क्या हो गया? बनना। ग्लूकोज बनाया जाएगा किसी नई चीज से, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज जनरली बनता है ग्लाइकोजन से। एनिमल की बॉडी में ग्लूकोज अगर बनाया जाएगा तो ग्लाइकोजन से तोड़ के लाएंगे, लेकिन ये तो नई चीज है। मतलब अगर प्रोटीन या फैट को तोड़कर अगर ग्लूकोज बनाया जाए तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। If the protein and fat will be break down and convert into glucose, then this process will be known as gluconeogenesis. हालांकि प्रोटीन को तोड़ना ये प्रोटियोलाइसिस कह सकते हैं, फैट को तोड़ना लाइपोलाइसिस कह सकते हैं। लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड को तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना। फैट को तोड़ना लाइपोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ना प्रोटियोलाइसिस, तोड़कर ग्लूकोज बनाना दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सर खोपड़ी खराब होने वाली है। भैया पहले तो मैंने आपको शब्द समझाए ताकि आपका दिमाग खराब ना हो। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया। 4 शब्द केवल समझाया हूं, ज्यादा कुछ नहीं किया। हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक, ये तो आपको पहले से ही समझ में आ गया। हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक कौन है? हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकेगॉन। क्यों है? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। हाइपरग्लाइसेमिक कौन है? हाइपरग्लाइसेमिक ये है आपका इंसुलिन, क्योंकि ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। ये कहां से निकलता है इंसुलिन? बीटा सेल से। ये कहां से निकलता है? अल्फा सेल से। ठीक है, चलिए। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कहां बनता है? लीवर में। ग्लाइकोजन से टूटकर ग्लूकोज कहां बनता है? लीवर में। एक्चुअली इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों के दोनों लीवर सेल को टारगेट करते हैं। जब ये रिलीज होते हैं ब्लड में तो ये लीवर में पहुंचते हैं और लीवर सेल में वहां पे क्या करना है वो काम कर देते हैं। अगर ग्लूकेगॉन आ गया तो ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर देगा लीवर में आकर।
अगर मान लीजिए वहां इंसुलिन आ गया तो ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के बोलेगा ग्लाइकोजन बनाओ, ग्लाइकोजन बनाओ, क्योंकि मुझे ग्लूकोज कम करना है। बात समझिए, ब्लड में ग्लूकोज जा रहा है, अगर इंसुलिन आया तो बोलेगा, इस ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के बोलेगा तुम आ जाओ, ग्लाइकोजन बन जाओ, ग्लाइकोजन बन जाओ, ग्लाइकोजन बन जाओ, तभी तो यहां कम होगा ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करेगा, ये भी लीवर को टारगेट करेगा, इवन लीवर को नहीं, आपकी पूरी बॉडी को ये मैसेज देता है कि ब्लड में से ग्लूकोज जितना हो उतना चूस लो। आपकी कोई भी बॉडी की लिविंग सेल जब तक उनको मैसेज नहीं मिलेगा वो अपने आप से कोई काम नहीं करेगी। इवन एक लिविंग सेल को अगर ब्लड में से ग्लूकोज भी लेना है तो वहां इंसुलिन का मैसेज होना जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति को इंसुलिन बॉडी में मान लीजिए कम हो गया तो हमारी बॉडी की सेल ब्लड में से ग्लूकोज लेना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि मैसेज नहीं मिल रहा। चाहे भूखी मर जाएंगी लेकिन बिना इंसुलिन के मैसेज के हमारी बॉडी की सेल ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। और जब बॉडी ही एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो ये ग्लूकोज बेचारा ब्लड में बहते 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 कहां जाएगा? किडनी के पास जाएगा। किडनी बोलेगी तेरा कोई काम नहीं, चलो बाहर जाओ, और ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर जाना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये ग्लूकोज ब्लड में फ्लो हो रहा था, इंसुलिन नहीं था, इंसुलिन की कमी थी, इसलिए बॉडी की सेल ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया और ना लीवर ने उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया। कोई कर ही नहीं रहा है, ग्लूकोज को कोई टच भी नहीं कर रहा है क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन होता तो पूरी बॉडी की लिविंग सेल उस ग्लूकोज को खींच लेती और लीवर क्या करता? सभी ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बना लेता। इस तरह ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता। अभी इंसुलिन की कमी हुई तो एक तो बॉडी की सेल भूखी मरना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ गया तो ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। आपका गाढ़ा होने से धीरे धीरे बहेगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और यूरिन के साथ पूरा ग्लूकोज फिर किडनी बाहर कर रही है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। बीमारी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। ध्यान देना, डायबिटीज मेलिटस होता है ड्यू टू द लो सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। लो सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मेलिटस। और लो सीक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकल रहा था, जिसे हमने वैसोप्रेसिन बोला था, अगर उसका लो सीक्रेशन होता है पिट्यूटरी से तो वहां पे होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस जिसमें बार बार यूरिन आता है, पेशेंट को बार बार वो बॉडी से पानी बाहर करता है। यहां ग्लूकोज नहीं है, ध्यान देना, यहां केवल बॉडी का पानी निकल रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उस पानी को बॉडी, एडीएच हार्मोन की कमी से। तो दो तरह की डायबिटीज हो गई। बच्चा यही कंफ्यूज होता है, सीधा सीधा हम बचपन से क्या सुन रहे हैं, डायबिटीज क्यों होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। अरे डायबिटीज पढ़ तो लो कि वो मेलिटस वाली है कि इंसिपिडस वाली है। अगर इंसिपिडस हुई तो आंसर आएगा वैसोप्रेसिन, अगर मेलिटस है तो आंसर आएगा इंसुलिन। आई थिंक समझ में आ रहा है कुछ कुछ। हाँ, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकेगॉन क्या करता है। ग्लूकेगॉन का काम क्या है? ग्लूकोज बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब नंबर 1, लीवर को बोलेगा कि ग्लाइकोजन को तोड़ो और ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करो, पहला काम। दूसरा क्या करेगा? जो फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आ रहा है वहां मैक्सिमम ग्लूकोज एब्जॉर्ब करो, ठीक है। नंबर 3, इनहिबिट कर देगा आपकी बॉडी की सेल को कि आप ग्लूकोज को एब्जॉर्ब मत करो। जब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लीवर से ग्लाइकोजन टूट टूट के लगातार ग्लूकोज बनाता जा रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी लगातार ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके आ रहा है, तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा।
सिंपल सी बात है। और इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन बोलेगा ब्लड में जो ग्लूकोज जा रहा है, बॉडी को बोलेगा तुम एब्जॉर्ब कर लो, लीवर को बोलेगा इसको एब्जॉर्ब करके ग्लाइकोजन बना दो। बस सिंपल। बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेंगे तो ग्लूकोज अपने आप कम हो जाएगा। ग्लूकोज कम हो जाएगा तो बस कम ही तो करना था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट पर जाकर ग्लूकेगॉन और इंसुलिन एक दूसरे को काउंटर करंट, एक तरह से अपोजिट टाइप का काम करके एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, जिसके चलते हमारे ब्लड में हमेशा ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है और हम फालतू की बीमारियों से बचे रहते हैं। आपको एक बीमारी का नाम याद करना है, इंसुलिन मेलिटस, ड्यू टू द लो सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। आई थिंक आप जब अब ये पैंक्रियाज वाला टॉपिक जब खुद पढ़ेंगे तो अब आपको ऐसा कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि लगभग हर चीज में यहां डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। एक एड्रिनल ग्लैंड में एक बीमारी और है जो आपके बुक में तो नहीं दिया, लेकिन वो भी कई बार पूछते हैं, एडिसन डिजीज। ध्यान देना, एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहा हूं। एड्रिनल के कॉर्टेक्स से अगर लो सीक्रेशन होता है, लो सीक्रेशन, अब लो सीक्रेशन किसका होगा? कॉर्टिसोल या फिर एल्डोस्टेरोन का, क्योंकि कॉर्टेक्स से तो वही निकलते हैं। अगर लो सीक्रेशन होता है तो यहां पर एडिसन डिजीज होती है, एडिसन डिजीज। ये थोड़ा नाम याद कर लेना, एडिशन डिजीज, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का कहानी यहीं खत्म करेंगे। हमारा एड्रिनल भी हो गया, हमारा पैंक्रियाज भी हो गया। कल थोड़ा सा बचा है, टेस्टिस और ओवरी दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। फिर थोड़ा फंक्शन बताएंगे कि आखिर सेल कैसे रेस्पॉन्स करती है हार्मोन्स से, हार्मोन से क्यों सेल एक स्पेसिफिक काम करना शुरू कर देती है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।